अब इन सबको निपटाने के लिए जो प्रक्रिया है वहां को समझना शुरू करोगे तो आप पता चलोगे फंसे कहां हो। उस निपटाने की प्रक्रिया है कि अब उसे निपटाने के लिए टैक्स लेने हैं, यानी कि जितना टैक्स लिया जाता है, जो कि 30% मान लो, आपकी हर चीज पे टैक्स है, मालूम है आपको? आपके कपड़े पे टैक्स है, खाने पे टैक्स है, गैस पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। टैक्स के आप एक माया जाल के बीच में हो। तो टैक्स आपको जो लिया जाता है उस टैक्स का 25% तो सीधा सीधा उनको जा रहा है, सीधा सीधा आपके टैक्स का वहां पैसा जा रहा है। तो 25% तो सीधे आप दे रहे हो, हर व्यक्ति दे रहा है। उसके अलावा उन्हीं बैंकों का अधिकार, ये लगभग आपके चारों तरफ जितने बैंक आपको दिखाई देते हैं, जिनमें से मुझे भी ये भ्रम होता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, ये कोई सरकार के अंडर में नहीं चलते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से अलग से चलाए जाते हैं। बैंकों का एक सिस्टम है, उसके तहत चलाए जाते हैं। और गहरे में आप लोग खोजबीन करोगे तो पता लग जाएगा कि जितने भी बैंक हैं लगभग सब वो कुछ लोग ही चला रहे हैं जो सारे बैंकों का देखते हैं। अभी एक नई चीज आई, नोटबंदी, बड़ी खुशी हुई, नोट बंद हो गए, डिजिटल इंडिया हो गई। भले ही कहीं नेटवर्क आता हो ना आता हो, लेकिन एक आदमी के पास एक मशीन रखी होती पेमेंट लेने के लिए, स्वैपिंग मशीन। उस स्वैपिंग मशीन में आप पैसा देते हो, कहीं जाके दे लो, मैं भी देता हूं, तो हमें कहीं पे 1.5% लेते हैं, कहीं 2% लेते हैं। अब वो बैंक के नियम है, और बैंक आपसे जितना आप स्वैप करोगे उसका 1%, 1.5%, 2% ले लेता है। भाई क्यों लेता है मुझे पता नहीं, लेकिन ले लेता है। और वो स्वैप मशीन का किराया अलग लेता है, महीने में 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए भी है। फिर स्वैप मशीन चलाने के लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए होता है। तो नीम के ऊपर करेला, ऐसी स्थिति है कुछ हमारी। तो ऐसे में 100 का नोट अगर 100 बार चलता है तो 100 रुपए बैंकों को पहुंच जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार, पहले जब नोट चलते थे तो एक अनुमान था कि एक नोट 100 का, माने यानी कि 100 रुपया अपने पूरे जीवन काल में, तो नोट का जीवन काल एक होता है 20 साल, 25 साल, अपने पूरे जीवन काल में करीबन 1,13,000 बार चलता है एक 100 का नोट। मतलब 2000 का मत समझना कि 2000 का भी 1,13,000 बार चलता है। कहने का मतलब है कि 100 में से 1 रुपया 25 साल में वो 1,13,000 बार लेंगे। यानी कि आपके पूरे देश में, या जो आपके पास 16.5-17 लाख करोड़ रुपए का जो पैसा चल रहा है, वो पैसा 20-25 साल में, क्योंकि चलता है, मैंने इनको दिया, इन्होंने उसको दिया, इसको दिया, एक आदमी दिन भर में खूब लौट रहा है, तो 20-25 साल में 16.5 लाख करोड़ रुपया लगभग 1,13,000 बार घूम जाएगा। और 1,13,000 में हर बार 1 लाख इतना रुपया जितना आपका है वो वहां पहुंचता जाएगा। ये गणित है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं आप लोग खोजबीन करिएगा। हाँ, कुछ लोग लिख सकते हैं चूतिया है, ऐसा कुछ नहीं पता। लिखो, तुम खुश हो, तुम अच्छे रहो, ऐसे लिखो। जो लोग लिखें, जो लोग बोलेंगे बहुत मुझे मालूम है,
तुम बहुत खुश रहो, आनंदित रहो, परमात्मा तुम्हारे रुपए को घुमाता रहे और तुम्हारे रुपए को वहां पहुंचाता रहे। अब ये सारा रुपया जब इतना उनके पास पहुंच रहा है, इतना छन छन के उनके पास पहुंच रहा है, तो इस छन्ने में कितने परसेंट रुपया देश में जो चलता है उसका और उनके पास पहुंच जाता है, इसका अंदाजा लगाओगे तो लगभग 25% आपकी टोटल संपदा जो आप कमाते हो, संपदा का मतलब आप समझ लो, जितना आप इस जगह पे अनाज उगाते हो ये भी एक संपत्ति है। आप जितना तेल निकालते हो जमीन से, जितना सोना निकालते हो, जितना कोयला निकालते हो, जितना और भी कोई चीज निकालते हो, ये सब संपत्ति है। जितनी गाय दूध देती है वो भी संपत्ति है, जितनी गाय कट जाती है वो भी संपत्ति है, जितने भैंसे बकरे कट जाते हैं वो भी संपत्ति है, अंडा भी संपत्ति है। इसलिए आपके 16.5 लाख करोड़ रुपया 25 साल में 1,25,000 बार, 1,13,000 बार चल जाएगा। और ये जो है अगर आपने, मैंने कहा जोड़ो तो लगभग 25% और हुआ, तो 25% तो टैक्स के रूप में और 25% इस तरीके से बैंकों से घूम के वहां चला जाता है। आप में से बहुत से लोगों को एक जानकारी होगी मेरी जानकारी को झुठाने के लिए, और वो जानकारी है कि बैंक तो घाटे में जाते हैं, बैंकों को तो फायदा होता नहीं। आप कैसी बात कर रहे हो? तो बेटा बैंक कोई घाटे में नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखो। बैंक कोई घाटे में नहीं जाते हैं। और इन सब बैंकों का बाप या इन सब बैंकों का जो चलाने वाले बाप हैं, जो वर्ल्ड बैंक भी चला रहे हैं, आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का कोई ऑडिट नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक का कोई ऑडिट नहीं होता है, किसी को अथॉरिटी नहीं है उसका ऑडिट करने की। वो पैसा कहां है, कौन है, कितना है, वो कोई ऑडिट नहीं करता। मैं पूरी कहानियां आपको बताऊं, इससे ज्यादा बस मुद्दे पे आ रहा हूं। तो 25% तो आपको टैक्स के रूप में गया, 25% आपका लगभग घूम के बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंच गया, और 25-30% पैसा और आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की टोटल जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का लगभग 54% मात्र 5% रईसों के पास है। 54% पैसा मात्र 5% लोगों के पास है जो टॉप मोस्ट रईस हैं। और ये परसेंटेज और थोड़ा छान लो तो लगभग ऐसा समझ लो कि 30% लोगों के पास इतना पैसा है कि आपकी टोटल संपदा का 60% 30% के पास है। यानी कि टॉप 5% अलग, बाकी 25-30% लोगों के पास भी आपकी टोटल संपत्ति का 5-10% है। ये टैक्स बढ़ने से क्या होता है ये भी आपको जान लेना चाहिए। टैक्स बढ़ने से एक और बात होती है, टैक्स बढ़ने से आदमी ब्लैक मनी बनाना शुरू कर देता है जो सरकार को हिसाब नहीं देता। सरकार को ये पता है, लेकिन जब वो ब्लैक मनी बनाता है तो आप जाहिर सी बात समझ लीजिए कि जो 60% जिनके पास पैसा है वही ब्लैक मनी बना रहे, तुम थोड़ी ना बना रहे। जिसके पास नहीं है, जो भी 100-200 रुपए कमा के अपना घर चला रहा, वो कहां ब्लैक मनी बना रहा। लेकिन ये लोग जो ब्लैक मनी बना रहे हैं, आप ये समझ लो कि यही ब्याज भी देते हैं, यही टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं। तो अगर 30% लोग इनकम टैक्स देते हैं, जो कि लगभग सरकार को 20 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दे देते हैं, ये 30% लोग, और आप भी समझो, साइकोलॉजी समझो, क्या ये 30% लोग 100% टैक्स देते हैं? आप छोटी सी बात अपने पे अंदाजा लगा लो कि कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता पूरा,
10-20% टैक्स देना चाहता है, बाकी पूरा बचा लेना चाहता है, क्योंकि इतना ज्यादा है। अगर कम हो तो दे भी दें, लेकिन ज्यादा है तो इसलिए देना नहीं चाहता। उस देने नहीं चाहने की स्थिति में ये नियत उनकी भी है। तुम्हारी जीएसटी बचाने की नियत है कि 100 रुपए में से 18 रुपए बच जाएं, उनकी नियत है 18 करोड़ में से जो है वो 15 करोड़ बच जाएं। तो इस कारण से उनके पास एक बहुत बड़ी संख्या में ब्लैक मनी इकट्ठी होती है। तो ये ब्लैक मनी आपने सुना होगा ना, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में जाती है, स्विस बैंक में जाती है। स्विस बैंक को बहुत से लोग समझते हैं स्विट्जरलैंड में बैंक है, वहां जाती है। बाबा जी हमारे हैं दाढ़ी वाले योग गुरु, अच्छे लगे मुझे, अच्छे लगते हैं, कहीं कहीं पे वो अच्छी बात करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि 250 लाख करोड़ रुपया हमारा स्विस बैंक में जमा है। चलो हम उन्हीं के आंकड़े पे बात कर लेते हैं, मेरे आंकड़े की छोड़ दो। 250 लाख करोड़ रुपया, अब पहले के समय में तो 1000 की गड्डी थी, अब तो 2000 की हो गई। तो पुरानी बात करेंगे ना, क्योंकि उनके बाद तो हुई नहीं है, मतलब एक तरीके से ब्लैक मनी हुई नहीं जमा। चलो उसी बात कर लेते हैं। तो लगभग 250 लाख करोड़ रुपए की बात करें, 1000 रुपए की गड्डी का वजन कितना हो गया? 1 लाख रुपए का वजन जो है वो लगभग 200 ग्राम हो जाता है जाके। अगर 5 लाख हैं तो 1 किलो, अगर 1 करोड़ हैं तो 20 किलो, अगर 100 करोड़ हैं तो 2000 किलो। 100 करोड़ पे 2000 किलो, 1000 करोड़ पे कितना हुआ? 20,000 किलो, और 1 लाख पे 2 लाख किलो से ज्यादा, शायद 20 लाख किलो हो गया। मैं गणित भूलने लगा, इतना बड़ा हो गया ना, गणित भूलने लगा। ये तो 1 लाख करोड़ की बात है भाई। ये 20 लाख किलो आपकी पूरी मालगाड़ी में नहीं आ सकता। 250 करोड़ रुपया 250 मालगाड़ी भर के नोट हुआ। अच्छा, ये विश्व बैंक में ये छोड़ दो, तो स्विट्जरलैंड में ये कैसे लेके जाते होंगे? कभी सोचना, इतनी बड़ी संख्या में पैसा क्या गाड़ियों से जा रहा है स्विट्जरलैंड? कौन सी गाड़ियों में जाता है? गाड़ी तो वहां जाती नहीं। तो क्या प्लेन में जाता है? प्लेन में चेकिंग होती। तो क्या कोई छुपे हुए प्लेन होते हैं? ऐसे कोई होते नहीं। फिर कैसे जाता है? सुनो और हैरान हो जाओ, ये सारा पैसा ये आपके निकट के जो बैंक हैं, इन्हीं बैंकों में जमा होता है एक ऐसे अकाउंट के रूप में जो हिडन अकाउंट बोला जाता है, हिडन। और ये हिडन अकाउंट एक संपत्ति मोटी जिनके पास होती है उनके खोले जाते हैं, तुम्हारे नहीं खोले जाएंगे। तुम जाओ, तुम्हारे नहीं खोले जाएंगे, ये उनके खोले जाते हैं। और लौट के ये सब हिडन अकाउंट सब जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों से, वर्ल्ड बैंक वालों से। इन हिडन अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं, 250 लाख करोड़ रुपया जो जमा हुआ होगा, वो इन्हीं बैंक अकाउंटों में हिडन अकाउंट के रूप में जमा हुआ, जिसपे इन्हें ब्याज नहीं मिलता है, ये पैसा रखा रहता है। और शायद ये भी सुनने में आया है कि ये 1% शायद 1% उनको ब्याज देते हैं उनका पैसा सेफ रखने पे। ये आपके घर से उठा के ले जाते हैं, छोटा मोटा जितना भी हो तो ले जाते हैं और रख लेते हैं। सपोज दैट हमारे देश के नेताओं ने 250 लाख करोड़ में से 100-150 लाख करोड़ रुपया इनके पास रखा हो। फिर वो नेता, क्योंकि ये खुला अकाउंट तो है नहीं, और आप ये भी जानते हो कि इस देश में किस किस नेता ने घोटाले किए। अब बड़े मजे की बात है, पिछले 10 सालों में बड़ा खेल होना शुरू हुआ। लगभग जिन लोगों ने घोटाले किए सबके नाम खुलने शुरू हो गए। राजनीति का खेल देखो कितना अच्छा। पहले तो बड़ी मेहनत करके इतना रुपया इकट्ठा किया, फिर बैंक में जमा किया,
बैंक में 1% ब्याज भी दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, और फिर पता लगा सीबीआई में मुकदमा चल गया, अब पैसा निकाल नहीं सकते। ये इतने बड़े लोग होने के बाद भी, जिन्होंने लाखों करोड़ों के घोटाले किए, विश्वास मानना ये भी इस व्यवस्था के वैसे ही शिकार हैं जैसे आप होते हो। विश्व बैंक का इतना बड़ा जाल है उनका कि ये भी शिकार हो जाते हैं। पहले घोटाला किया, इनके जमा किए, बाद में दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी ने इनके केस खोले, केस खोलने के बाद हालत ये पैसा ले नहीं पाते, और हर साल 1% के हिसाब से विश्व बैंक के पास जाता है। नेताजी मर जाएंगे, इनके बच्चे आ जाएंगे, पैसा कोई निकालेगा नहीं, खर्चा कोई करेगा नहीं, वो भी पैसा गया। क्या मजे का खेल है। ये भी पैसा उनका मरता है। लाखों करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी है वो भी वो बड़ी सरलता से ले लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि जैसे तुम्हारे गांव में एक महाजन किसी को फसल बोने के लिए पैसा दे ब्याज पे, कर्जे पे, और बाद में उसके फसल के खेत में सांड छुड़वा दे। फसल खराब हो गई, वो दे नहीं पाया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ले लो बस, लेकिन इस बार देने के लिए तुम्हें कुछ रखना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से कई सालों तक जब देशों को पैसा देते रहते हैं, 5 साल 10 साल आराम से देते हैं, उसके बाद एक बार दबाव मारते हैं, अब हम नहीं देंगे। तुमने सुना होगा, कई बार न्यूज में आता है, हमारे एंकर्स लोग बोलते हैं, बड़े शान से बोलते हैं, भारत के दबाव में पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकी गई। यानी कि कोई मुद्दा छेड़ा गया और पाकिस्तान के लिए कह दिया भाई हम तुम्हें आर्थिक मदद नहीं करेंगे। अब क्योंकि आर्थिक मदद की आदत है, जो आदमी अपने देश का कुछ करना चाहता है भला, वो कैसे करे, क्योंकि नियमों में दबा हुआ। अब 5 लाख करोड़ रुपया अगर मोदी जी को ना देना पड़ता विश्व बैंक को, तो 5 लाख करोड़ रुपए में जितनी स्मार्ट सिटी उन्होंने सोची थी उतनी बन सकती हैं, लेकिन वो कर्जा देना है। स्मार्ट सिटी कैसे बनाएं? अब स्मार्ट ना सिटी बनाए तो कम से कम स्मार्ट सिटी का बोर्ड तो लगाएं। बोर्ड लगाने के लिए पैसा वो दे देते हैं, उतना दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा, पूरा तुम काम कभी ना कर पाओ, लेकिन इतना कर पाओ, इसके लिए वो पैसा दे देते हैं। जब ये बोझ 5-10 साल बढ़ने लगता है, तब वो तुम्हारे देश की नीतियों में दखलंदाजी करने लगते हैं। दखलंदाजी भी बड़ी अलग तरीके की, दखलंदाजी भी बड़ी अलग तरीके की करते हैं। पोलियो से लड़ो, हम पैसा देंगे। स्वच्छता अभियान चलाओ, हम पैसा देंगे। एड्स से लड़ने के लिए पैसा देंगे। गहने में खोजोगे तो शायद बीमारियां भी यही फैलाते हैं। तो जब 8-10 साल बाद ये दबाव बढ़ता है, तो वो कहते हैं भाई अब पैसा नहीं दिया जा रहा, इसके बदले में कुछ रखो। तो तुम्हें याद होगा, कुछ नए बच्चे होंगे उन्हें ना याद हो, लेकिन कुछ मेरी उम्र के होंगे उन्हें याद होगा कि अभी कुछ साल पहले, कुछ नहीं लगभग 15-20 साल पहले, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर। उन्होंने भारत का सोना दिया था विश्व बैंक को, आपको तो याद है। तो विश्व बैंक को सोना दिया था। अब वो सोना जब हम दे देते हैं, जब सोना दे दे के पैसा लेते हैं, तो हमारे पास सोना कम हो जाता है। जैसे कि इस देश में हमने शुरू में बताया कि सोना तो है 1,60,000 करोड़ का, लेकिन नोट छापना पड़ता है 16 लाख करोड़, यानी कि 10 गुना ज्यादा छापना पड़ता है, जो कि विश्व बैंक को खबर है। और यही कारण है कि हम डॉलर की तुलना में रुपए गिरता चला जाता है। दैट्स द रीजन। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन शायद तुम्हारे अर्थशास्त्रियों ने भी ये बातें तुमसे छुपाई हैं।
निकाल के उनको कूटो। ये कैसे अर्थशास्त्री हैं जो तुम्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराते? शायद कारण है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता है कि इतनी बड़ी आवाज उठाने पे जान से मारे जा सकते हैं। पता मुझे भी है, मैं भी मारा जा सकता हूं, लेकिन मारे तो जो सोचते हैं कि नहीं जाएंगे वो भी मारे ही जाएंगे। कुछ शान से मारे जाएंगे, कुछ घुट घुट के मारे जाएंगे। लेकिन मैं बात तो कहूंगा, मेरी नहीं फटती। जो भी कोयला जो भी हम करते हैं उसका लगभग 70% पैसा, शायद ज्यादा ही होगा, क्षण के विश्व बैंक तक पहुंच जाता है। और ये केवल हमारे देश की हालत है ऐसा मत समझना, ये पूरे दुनिया की हालत है। सब, लेकिन हर देश इससे लड़ने की सोच रहा है। हर देश ये सोच रहा है कि इससे कैसे लड़ें, कैसे इस जाल से बाहर निकलें। तो इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कोई देश जो इस जाल से बाहर आने की कोशिश करता है, सीरिया और ईरान जैसे देश, उनको यही वर्ल्ड बैंक के दबाव में कुछ कंट्रीज मिलके परमाणु बम और न जाने किस किस माध्यम की बातें उनके ऊपर आरोप लगा के उनको नष्ट कर देती। राष्ट्रीय नीतियों के तहत, मानवता की बातों के तहत नष्ट कर दिया जाता है। सद्दाम को मार दिया जाता है कि इसके पास परमाणु बम है। कोई निकला आपको मिला? ऐसा तो नहीं है कि बुश जेब में रख के ले गए थे, था ही नहीं तो लेके जाते। सीरिया के गद्दाफी को मार दिया गया, कितनी बुरी हालत से मारा गया। और फिर ये न्यूज चैनल भी उनके, यूट्यूब को थैंक यू बोलूंगा, अभी इतनी आज़ादी है यूट्यूब में कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूं। किसी और चैनल में अगर बोलूं तो बोलने नहीं देंगे। तो वहां तो ये सब दिखाया जाता है, गद्दाफी बुरा था, सद्दाम बुरा था, सब बुरे थे। और विश्वास मानो, अगर हमारे मोदी जी इतने प्यारे हैं, ये भी आवाज उठा दें तो इनको भी वो गलत सिद्ध करके कि दुनिया के लिए खतरा है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू आतंकवाद बना रहे हैं, ना जाने क्या क्या बातें करके खत्म कर देंगे। चिंतन का विषय है। मैंने आपको समस्या बताई, समाधान भी बताऊंगा, लेकिन कल। आज आप इस समस्या के संबंध में सोचें। उसके बावजूद भी अगर कुंडली जगाना ज्यादा जरूरी हो तो मेरी फीस वही है, आ सकते हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा। और लगता है कि कुंडली से पहले कुछ और चीजों पे चिंतन कर लेना जरूरी है, जिसके कारण तुम्हारा जीवन इतना दुख से भर दिया जाता है कि तुम्हें मोक्ष के अलावा उससे भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मोक्ष एक गेट है जिससे तुम अपने दुखों से भाग जाना चाहते हो, और इतने शातिर तरीके से फैलाया गया है कि आप में से बहुत से महानुभावों को मेरी बात बुरी लग रही होगी। बेकार की बात, क्या बकवास बात, क्या स्वामी जी बकवास कर रहे हैं। ओशो को सुनते, ध्यान करते, डायनेमिक करते तो अहित हो गया होता। भाई मेरे, तुम सबसे ज्यादा तो मेरा हित पहले हो चुका, और उस हित के कारण ही मेरी स्थिति उस कबीर जैसी है कि चलती जाके देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बच्चों न कोए। मुझे भी पीड़ा है, इसीलिए अपनी तकलीफों के बावजूद भी जो कहना होता है आपके बीच आ जाता हूं। तो मैंने जो कहा इस पे सोचिएगा। अगर किसी को इसके संबंधित कुछ प्रश्न होते हो, जायज प्रश्न, ज्ञान नहीं, ज्ञान बहुत लोग देते हैं, प्रश्न अगर हैं, ज्ञान जिनके पास है, इस मुझसे भी ज्यादा हो सकता है, मैं कोई अनूठा नहीं हूं, आप लोगों के पास इससे ज्यादा ज्ञान हो सकता है। आप लोग अपने वीडियो बनाना शुरू करो, डालो, ज्ञान बांटो, लेकिन कृपया करके मुझे फोन करके ज्ञान देने की जरूरत नहीं।
हाँ, जिनके प्रश्न हो वो प्रश्न मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, नहीं होगा तो मैं बच्चों को बोलूँगा इसमें डाल दे वीडियो में। तो व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर आप लोग अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। कल मैं शाम को फिर 8 बजे चर्चा पे बैठूंगा और उनकी थोड़ी बातें करने के बाद इसके समाधान की तरफ बात करूंगा। और इसका समाधान थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा छोटा भी है, लेकिन उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप सबसे एक निवेदन करता हूं, जब भी कोई ऐसी बातें कहता हूं, आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और केवल शेयर करके बैठ ना जाएं, उस पर एक्टिव हों, व्हाट्सएप पे भेजें, लोगों के मैसेंजर पे भेजें। मैं कल इस संबंध में जो भी प्रश्न इकट्ठे होंगे उनको लेके बैठूंगा और एक समाधान की बात करूंगा। और मैं कहता हूं कि हो सके तो इसे मोदी तक पहुंचाएं। जो भी लोग इसको शेयर करते हैं वो हैशटैग मोदी लगा लें, ऐसा कुछ होता होगा शायद, तो पहुंच जाए शायद उन तक। और मोदी जी तक अगर ये बात पहुंचती है तो मैं कहूँगा कि आप मुझे खुल के नहीं, गुप्त रूप से पीछे उठवा लें, बुलवा लें, मुझसे बात करें। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं इस माया जाल से बाहर आने का। अभिमन्यु का जुड़वा भाई हूं, कई बार बोला है। मुझे इस चक्रव्यूह में घुसना नहीं आता, लेकिन इसे तोड़ना बहुत आता है। आप सब इस चक्रव्यूह में घुसे हुए हैं, घुसने में माहिर हैं। अगर आप मुझे निमंत्रण देते हैं तो आप सबको इस चक्रव्यूह से बाहर लाने में मैं आपका सहयोगी हो सकता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किताबें नहीं पढ़ी इसकी आज खुशी होती है, क्योंकि किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं उनकी हालत देख के, देश की दुर्गति जो होती है उसको देख के होता है दुख, लेकिन अपनी किताबें ना पढ़ने पे थोड़ी खुशी होती है कि कम पढ़ा लिखा काका गाखा ज्ञान है, लेकिन इतनी चीज़ें समझ पाता हूँ कि हमारे साथ क्या चल रहा है। तो आज इतना ही, और कल हम इस पर बात करेंगे।